अवस्थी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास और भारतीय इतिहास के अंतर्गत प्राचीन भारतीय इतिहास यानी एंशियंट हिस्ट्री। तो एंशियंट हिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, जिसके अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा था धार्मिक साहित्य, और उसके बाद जो है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य के अंतर्गत हमने पढ़ा था बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, और तत्पश्चात जो है लौकिक साहित्य में ही प्रमुख संस्कृत साहित्य। तो प्रमुख संस्कृत साहित्य में पूर्व के लेक्चर में हमने पढ़ा था कालिदास का क्या योगदान है इतिहास को जानने के बारे में, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के बारे में कालिदास का क्या योगदान है उनके संस्कृत साहित्य के द्वारा। आज उससे हम पढ़ेंगे प्रमुख संस्कृत साहित्य के अंतर्गत ही अन्य कवियों और लेखकों के बारे में। तो हमारा विषय है भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास। ठीक, प्रमुख संस्कृत साहित्य हमारा टॉपिक है, प्रमुख संस्कृत साहित्य। तो कल हमने पढ़ा था यानी पूर्व के लेक्चर में महाकवि कालिदास के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे उससे आगे भारवी। भारवी तो भारवी की जो रचना है वो बड़ी ख्याति प्राप्त रचना है। किरातार्जुनीयम, और ये 18 सर्गों में विभाजित है। ये रचना जो है महाकाव्य है, ठीक है, महारचना है महाकाव्य है। तो 18 सर्गों में विभाजित, 18 सर्गों में विभाजित किरातार्जुनीयम, किरातार्जुनीयम। इसमें किरात और अर्जुन की युद्ध की कथा है। किरात के रूप में स्वयं शिव है, ठीक है। किरातार्जुनीयम के रचयिता ठीक, ये संस्कृत का एक महाकाव्य है। तो इससे प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है हमें। इसके बाद है माघ, महाकवि माघ। महाकवि माघ है, और 675 ईस्वी में ठीक, इनकी एक रचना है शिशुपाल वध। तो ये प्रसिद्ध रचना है संस्कृत की, शिशुपाल वध। के रचयिता मैं पूर्व में भी बता चुका हूं आपको कि हमारे भारतीय इतिहास में
प्राचीन समय से इतिहास लेखन की कोई परंपरा नहीं रही। तो संस्कृत साहित्य के जो रचनाकार रहे, प्रसंगवश इनमें राजाओं के नाम आ गए। और एक खास बात ये रही कि जो भी कवि और लेखक रहे तो बहुत सारे राजाओं के यहाँ ही रहते रहे। राजाश्रय प्राप्त रहा इनको, राजा के द्वारा इनको आश्रय दिया गया, सारी सुख सुविधाएं दी गई। तो राजा की बड़ाई के बारे में, राजा की प्रशंसा के बारे में ये लोग लिखते रहे। तो इस तरह से ये जो है राजाओं के उनकी कार्य प्रणाली, उनका राज्य संचालन, उस समय की भारतीय आर्थिक राजनीतिक दशा आदि का वर्णन जो है मिल जाता है संस्कृत साहित्य के काव्य खंडों में या महाकाव्यों में, या गद्य का जो आगे निरूपण हुआ। अगले जो रचनाकार हैं श्रीहर्ष, श्रीहर्ष ठीक है, ये गढ़वाल वंश के संस्थापक संस्थापक न कहकर के 12वीं सदी के जो गढ़वाल वंश के जयचंद थे, तो इनकी जो रचना है श्री हर्ष की नैषधीयम चरित, नैषधीयम चरित, नैषधीयम चरित ये महाकाव्य है। और खंडन खंड खाद्य, खंडन खाद्य, खंडन खाद्य सॉरी खंडन खंड खाद्य है, सॉरी खंडन खंड खाद्य, खंडन खंड खाद्य, ये जो है रचना अद्वैतवाद की है। अद्वैतवाद, ठीक, क्या है आगे बताऊंगा मैं। प्रणयन यानी खंडन सॉरी अद्वैतवाद का प्रणयन है इसमें। तो इसके रचनाकार इन दो ग्रंथों के रचनाकार है श्रीहर्ष, नैषधीयम चरित और खंडन खंड खाद्य। तो इससे 12वीं शताब्दी का जो गढ़वाल वंश है यानी जयचंद आदि के बारे में इसमें जानकारी प्राप्त होती है। तत्पश्चात आते हैं अगले रचनाकार भास। तो भास जो है ये ईसा पूर्व 5वीं 4वीं सदी के हैं। ईसा पूर्व 5वीं 4वीं सदी, ठीक। तो इनकी जो रचना है ये 13 नाटक हैं इनके। 13 नाटकों के रचना का। अब इनके नाटक कौन कौन से हैं देख सकते हैं, देख लीजिए। पहला है स्वप्न वासव दत्ता, स्वप्न वासव दत्ता।
दूसरी रचना है उरुरंग। उरुरंग ये नाटक है इनके। अगला जो नाटक है वो है प्रतिमका। प्रतिमका। नेक्स्ट जो है चौथा नाटक है अभिषेक। अभिषेक। और पांचवा जो नाटक है पंचरात्र। पांचवा है पंचरात्र। जो छठवां है वो है मध्यम व्यायाम। मध्यम व्यायाम। नेक्स्ट है सेवेंथ दूत घटोत्कच। दूत घटोत्कच। दूत घटोत्कच। आठवां है कर्णभार। नवां है दूत वाक्य। और नेक्स्ट नाटक है दसवां नाटक बाल चरित। बाल चरित। नेक्स्ट है 11वां यानी 11th दरिद्र चारुदत्त। दरिद्र चारुदत्त। और 12वां है अभिमारक। 12वां है अभिमारक। और लास्ट है 13वां नाटक प्रतिज्ञा योग गंधरायण। प्रतिज्ञा योग गंधरायण। इस तरह से 13 नाटक हैं इनके। और इन नाटकों में भी इतिहास, प्राचीन इतिहास के राजाओं की जानकारी प्राप्त होती है। तो इस तरह से इनका भारतीय इतिहास को, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में सहयोग है इनकी संस्कृत रचनाओं के द्वारा। नेक्स्ट जो कवि हैं वो है गुप्तकालीन विशाख दत्त। विशाख दत्त ये गुप्तकालीन है। विशाख दत्त। विशाख दत्त ये गुप्तकालीन है, गुप्तकाल के हैं। और जो इनका नाटक है मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम। तो इस तरह से विशाख दत्त का सहयोग है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में। और
शूद्रक एक ऐसे रचनाकार हुए हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं में जो पात्र हैं, यानी उनकी रचनाओं के पात्र हैं, वो राज परिवार से न होकर के प्रजाजनों से हैं। यानी उन्होंने अपने पात्रों का चयन प्रजाजनों से किया है। ये एक ऐसे रचनाकार हुए शूद्रक। ठीक है, अब आते हैं, मैं नोट कर देता हूं इस बात को कि शूद्रक ने अपनी रचनाओं का पात्र, ये पॉइंट याद रखिएगा, शूद्रक ने अपनी रचनाओं के पात्रों का चयन राज परिवार से न करके प्रजाजनों से किया है, यानी मध्यम समाज के मध्यम वर्ग के लोगों को बनाया है। समाज के मध्यम वर्ग के लोगों को बनाया है। अन्य रचनाओं में जो भी घटना चक्र है, जो भी घटनाएं हैं, उनके पात्र राजघरानों से ही हैं, लेकिन शूद्रक ने अपनी रचनाओं में समाज के मध्यम वर्ग से पात्रों का चयन किया है। तो खास बात है, ये नोट कर लीजिए। आगे आते हैं हम प्रमुख रचनाकारों के क्रम में, जिनका भारतीय इतिहास को जानने में सहयोग है, योगदान है उनकी रचनाओं के द्वारा। तो अगले जो रचनाकार हैं वो हैं हर्षवर्धन। अब देखो, श्री हर्ष और हर्षवर्धन में अंतर है। ठीक है, अब है ये हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन। छः सौ से 647 इनका राज्य के काल है। 606 से 647 ईस्वी, ये इनका राज्य काल है। इतने समय तक इन्होंने शासन चलाया। और इनके 3 नाटक है, नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली। नागानंद एवं प्रियदर्शिका। नाटकों के तीनों नाटक हैं रचनाकार। ठीक, नेक्स्ट रचनाकार के रूप में आते हैं भावभूति। ठीक, तो जो भवभूति हैं 700 ईस्वी, जो यशोवर्मन है कन्नौज के राजा, 700 ईस्वी के आसपास के, तो उनके राज दरबार के हैं। और 3 नाटक हैं इनके, मालती
माधव। मालती माधव उत्तर रामचरितम। मालती माधव उत्तर रामचरितम और महावीर चरित। महावीर चरित इन नाटकों के जो है रचनाकार हैं भवभूति। ठीक। नामक नाटकों के रचनाकार, नामक नाटकों के रचना का। और आगे आते हैं राजशेखर। नेक्स्ट है राजशेखर। ठीक। राजशेखर ये जो है कन्नौज के प्रतिहार राजाओं महेंद्रपाल और महिपाल की राजसभा में निवास करते थे। ठीक है। तो इनके जो नाटक हैं बाल रामायण, मैंने बताया कि कन्नौज के प्रतिहार राजा महेंद्रपाल और महिपाल, कन्नौज के प्रतिहार राजा महेंद्रपाल और महिपाल के राज दरबारी थे, यानी दरबार में निवास था इनका, दरबार में आश्रय प्राप्त था उनको। तो इनके जो नाटक हैं बाल रामायण, बाल भारत, और तत्पश्चात विद्यशाल भंजिका, विद्यशाल भंजिका और कर्पूर मंजरी काव्य मीमांसा। कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा। तो इस तरह से ये जो है रचनाएं हैं इनकी, नाटक हैं इनके, तो इनसे इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो अब आप ये जो है ये सभी अभी तक हुई है काव्य और नाटक। तो आगे जो हम पढ़ेंगे तो वो जो है गद्य साहित्य होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि संस्कृत साहित्य के द्वारा हमने इतिहास को जानने के स्रोतों की जानकारी प्राप्त की। तो नेक्स्ट लेक्चर में मेरी फिर आपके समक्ष उपस्थिति होगी। तब तक के लिए नमस्कार।